सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारे 8वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक वसंत के पहली कविता का पाठ करने जा रहे हैं। हमारी इस किताब की पहली कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी प्राकृतिक सौंदर्य के कवि हैं और साथ ही साथ उन्होंने जीवन के मूल्यों को भी अपनी कविताओं पर स्थान दिया है। तो सबसे पहले ध्वनि कविता के इस नाम पर चर्चा की जाए। ध्वनि, जैसे कि ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, और एक आवाज़ जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन इस कविता में जो भौतिक आवाज़ से दूर आंतरिक आवाज़ पर जोर दी गई है। आंतरिक आवाज़ मतलब कि जो हमारे अंतर्मन से गूंजती है। यहाँ निराला जी ने अपने मन के उस ध्वनि को विद्यार्थियों के मन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। ध्वनि वह चीज़ होती है जो कभी भी कहीं भी सुनी जा सकती है, और इस ध्वनि के द्वारा हम हमेशा निरंतर एक गूंज को सुन पाते हैं जो हमें उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रेरित करती है। तो आइए पहले मैं इस पाठ करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, तो इस पाठ के पाठन के बाद इसमें से हो सकता है आपको कुछ शब्द कठिन लगे हों। उनमें से मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, नाजुक। पात, यहाँ पत्ते को पात कहा गया है। गात, गात का अर्थ है शरीर। कर मतलब हाथ। प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब होता है सुबह या प्रातः का, और मनोहर का मतलब सुंदर। तो चलिए अब हम इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि यहाँ पे अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं और उसको वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह से वसंत के महीने या वसंत की ऋतु के आगमन के द्वारा जो प्राकृतिक सौंदर्य होती है, प्राकृतिक सुषमा होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। वो प्राकृतिक सौंदर्य होता है अपने आप में वो भर जाता है। जो सूखी डालियाँ होती हैं उसमें नए पत्ते, नए पल्लव आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, और इस तरह से जो प्रकृति होती है अपने आप में सज जाती है। जितना भी अरुचिकर परिवेश होता है वो सब दूर हो जाता है। जैसे कि जाड़े के मौसम में आप देखेंगे कि ठिठुरते हुए जाड़े के द्वारा जो मन होता है वो आलस्य के चंगुल में आ जाता है। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है, और बारिश में बहुत ही ज़्यादा परिवेश में पानी के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन वसंत ही एक ऐसा ऋतु होता है जिसमें ना किसी तरह की समस्या होती है और ना ही मन शिथिल होता है। मन में एक नया जोश, नया उत्साह और नया उमंग जगता है। उसी तरह से कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में नई ऊर्जा, नया उत्साह भर जाता है, उसी तरह से मेरे भी जीवन में वसंत का आगमन हो चुका है, और उस वसंत के आगमन के द्वारा मैं अपने जीवन को एक नए रूप में देख पा रहा हूँ। मेरे जीवन में एक नया उत्साह, नया उद्दीपना और नया जोश भर चुका है, और उस जोश के कारण मैं कुछ नया
कुछ खास करना चाहता हूँ जिससे यह जीवन और भी ज़्यादा मुखरित हो। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। बता रहे हैं जिस तरह से वसंत के आगमन के द्वारा जंगल में झड़ चुके पत्तों की जगह पर नए नए पत्ते स्थान ले लेते हैं, हरियाली चारों ओर फैल जाती है, पेड़ों पर पुष्प लग जाते हैं, नए नए फल आ जाते हैं, चारों ओर हरियाली का ही वातावरण होता है और एक उत्साहपूर्ण वातावरण बन जाता है। बता रहे हैं कि उसी तरह से मेरे भी जीवन में उत्साह भर चुका है और मैं उस उत्साह से कुछ नवीन कार्य करना चाहता हूँ और उस नवीन कार्य से अपने जीवन को मुखरित करना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं अपने उन मधु युक्त हाथों को या कर के द्वारा उन निद्रित जो सोए हुए हैं, जो जागृत नहीं हैं, जो अपने अंदर समाहित अपने अंदर छुपे हुए उन संभावनाओं को ढूंढ नहीं पाए हैं, मैं उनको अपने हाथों से जगाऊंगा और उनके अंदर सोए हुए उन संभावनाओं को उनको दिखाऊंगा, जिससे वे भी बहुत अनंत तक विकसित हों, अपने जीवन को समर्थ कर पाएँ और वे अपने यश को चारों ओर फैला पाएँ। पाठ के अंतिम पंक्ति में हम पहुंच चुके हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि अपनी कविता के अंतिम चरण में आते हुए वे फिर से कहना चाहते हैं कि मैं उन सारे पुष्पों से तंद्रालस का मतलब जो तंद्रा के द्वारा आलस्य आया हुआ होता है, मतलब कि जो हम सोने के बाद जब उठते हैं जिस तरह का आलस्य हमारे ऊपर छाया हुआ होता है उसे तंद्रालस कहते हैं। उस तंद्रालस को वो दूर करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य आलस्य के वशीभूत होकर कुछ भी जीवन में नया नहीं कर पाता और अपने जीवन को किसी उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं हर पुष्प से उस तंद्रालस को खींच कर फेंक देना चाहूँगा, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, सुशोभित नहीं हो पा रही हैं, सुशोभित नहीं हो पा रही हैं। तो कह रहे हैं कि मैं अपने अंदर की उस ज्योति से, उस उत्साह से मेरे चारों ओर जो लोग हैं उनके अंदर भी मैं एक नया उत्साह, नया जोश भर देना चाहता हूँ, जिससे वे भी अनंत तक विकसित हो पाए। और कह रहे हैं मैं अपने जीवन में अपने अंदर छुपे हुए उस उत्साह से, उस जोश से कुछ ऐसा कर जाना चाहता हूँ जिससे जब मैं अपने प्रभु से, अपने अनन्य उस ईश्वर से मुलाकात करूँ तो उनके सामने मैं खुद को योग्य साबित कर पाऊँ। और वे फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं उनसे सशरीर, तो कह रहे हैं कि अभी जिसे यहाँ पर दिखा है बोला जा रहा है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। और उनकी और एक इच्छा भी ये है कि वो खुद के अंत के पहले, खुद अपने विनाश से पहले, अपनी मृत्यु से पहले वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो सशरीर जीते जी अपने ईश्वर को या अपने भगवान को, अपने आप को साबित कर पाए। तो ये पाठ जो है इस तरह से ख़त्म होता है। इस पाठ का जो मूल विषय है और मूल सारांश यह है कि कवि अपने अंदर एक नया जोश, नया उन्माद जगा पाए हैं, जिससे वे अपने अंदर और अपने आसपास के फैले हुए संसार के जो लोग हैं उनके अंदर के आलस्यपन, प्रमाद और जितने भी विकास के बाधक तत्व हैं उन सब को दूर कर देना चाहते हैं, और जिससे हम और कवि एक नए अनंत संभावना की खोज कर पाए। इस तरह से ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर कोई समस्या हो या कोई शंका रह जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।